नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन चैनल सॉल्यूशन एकेडमी में। इस प्लेलिस्ट में हम रीट 2020-21 के लेवल 2 साइंस मैथ्स की कंप्लीट वीडियोस का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आगे बढ़ते हुए हम लाए हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र व रासायनिक समीकरण। इससे एक या दो प्रश्न आने के 100% चांसेस हैं। इसके अलावा भी कई सारे और वीडियोज़ भी हम लोग डाल चुके हैं विभिन्न टॉपिक्स के। इसमें डिटेल में हमने 9th-10th एनसीईआरटी को कवर करते हुए वीडियो कंटेंट तैयार करके आपके लिए डाले हैं ताकि आपको पूरी तरह से सर्टिफिकेशन मिले और आपका सिलेक्शन हो। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भौतिक परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे पानी से बर्फ़ बनना। तो पानी से बर्फ़ बनने को ध्यान में रखो और इन पॉइंट्स को पढ़ें। केवल भौतिक अवस्था बदलेगी। पानी से बर्फ़ बना तो भौतिक अवस्था बदली। भौतिक अवस्था बदलने का मतलब है द्रव से ठोस, ठोस से गैस, गैस से वापस ठोस, ठोस से गैस। इस तरह से केवल और केवल उसकी भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होगा। तो पानी से बर्फ़ बनने में केवल भौतिक अवस्था बदली। रासायनिक सूत्र नहीं बदलेगा। पानी का सूत्र होता है H2O और बर्फ़ का भी सूत्र होता है H2O, तो रासायनिक सूत्र नहीं बदला। नया यौगिक नहीं बना। H2O का H2O ही रहा तो नया यौगिक नहीं बना। उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय प्रक्रम का अर्थ हुआ कि द्रव से ठोस, जो कि हमारा बर्फ़ बना है, वो वापस से पिघल करके क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम हुआ। रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई क्योंकि कोई भी नया यौगिक नहीं बना है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें कोई यौगिक मिल करके या आपस में अभिक्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। इसके कई सारे उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं। बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब उबलना। मेल्टिंग, गलना। फ्रीजिंग, जमना। लोहे की सल्फ़र के साथ में मिश्रण, इसे हमने गर्म नहीं किया है, ये केवल लोहे को मैंने सल्फ़र पाउडर में डाला है। अभी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इसीलिए हम लोग चुंबक की मदद से वापस से लोहे को अलग कर सकते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई, इसीलिए ये जो परिवर्तन होगा वो एक भौतिक परिवर्तन होगा। उदरोपातन, उदरोपातन वही आप समझे होंगे कि भाई जब हम लोग ठोस को गर्म करते हैं वो गैस में बदलता है बिना लिक्विड में बदले, और वापस से उसे हम लोग ठंडा करने पर सॉलिड में बदल सकते हैं, तो उसे हम लोग उदरोपातन कहते हैं। ये तो भौतिक परिवर्तन की। अब रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे। एक मैग्नीशियम की एक पट्टी को अगर हम लोग जलाएँ तो मैग्नीशियम की पट्टी को जलाने की जो अभिक्रिया होगी वो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब मैग्नीशियम की पट्टी को जलाने पर होता क्या है? मैग्नीशियम की पट्टी जो होती है वो होती है सिल्वर कलर की। जब उसे जलाते हैं तो वाइट कलर के पाउडर में बदल जाती है। तो मैग्नीशियम, यहाँ मैंने एक अभिक्रिया दे रखी है आपको, यह हमने अभिक्रिया दे रखी है। ये अभिक्रिया देखिए आप, इस अभिक्रिया को देखें। यहाँ मैग्नीशियम की पट्टी को हमने जलाया तो मैग्नीशियम की पट्टी को जलाने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब यहाँ हुआ क्या? तो पहली बात तो यहाँ हो रहा है कि भौतिक अवस्था बदल सकती है और नहीं भी बदल सकती। मैग्नीशियम की पट्टी भी सॉलिड थी और बनने वाला जो पाउडर है वो भी सॉलिड है। इसका मतलब यहाँ कोई भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। हो भी सकता है भौतिक अवस्था में परिवर्तन और नहीं भी हो सकता है। रासायनिक सूत्र बदला। मैग्नीशियम रासायनिक सूत्र बदल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया। बिल्कुल नया यौगिक बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब वो जो पाउडर बना है उससे हम लोग वापस से मैग्नीशियम नहीं बना सकते, उसकी पट्टी नहीं बना सकते। और रासायनिक अभिक्रिया हुई क्योंकि यहाँ पर दो पदार्थों ने अभिक्रिया करी एक दूसरे के साथ में। ये समझ में आ गया होगा आपके। अब इसके कई सारे उदाहरण मैंने यहाँ दे रखे हैं। जैसे सल्फ़र का लोहे के साथ में गर्म करके जो मिश्रण बनता है। अभी जब मैंने पहले उदाहरण दिया था उसमें मैंने सल्फ़र को लोहे के साथ में डालने पर गर्म नहीं किया था। अगर गर्म करेंगे तो फेरस सल्फाइड बनेगा, फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना। ठीक है ना? इसी वजह से वहाँ एक नया यौगिक बनेगा, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होगा, ना कि भौतिक परिवर्तन। इस तरह से मैग्नीशियम पट्टिका का जलना किसी भी चीज़ का एक रासायनिक परिवर्तन होता है क्योंकि जलने पर नया उत्पाद बनेगा। जंग लगना, जंग लगना, जंग लगना, जंग लगना एक ही केवल आप आयरन के लिए ही ना समझें। आयरन के साथ, आयरन के ऊपर जो जंग लगती है, उसके अलावा हमारा कॉपर जो है वो, तांबा जो है वो भी हमारा हरा पड़ जाता है ना। उसी तरह से हमारा जो सिल्वर है वो काला पड़ जाता है। इसी तरह से कई सारी चीज़ों पर जंग लगता है। तो जंग लगना एक अलग चीज़ होगी। तो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें नया यौगिक बनता है। जंग से वापस आप धातु नहीं बना सकते।
नेक्स्ट देखिए दूध का दही बनना, बिल्कुल दूध का दही बनना वापस से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उल्टा नहीं हो सकता, दही से दूध नहीं बना सकते, इसलिए वो एक रासायनिक परिवर्तन है। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, पर मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में से हमें पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया जो है उसमें अगर हम लोग उस रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों के द्वारा दर्शाते हैं, है ना, या उसे शॉर्ट हैंड फॉर्म में दर्शाते हैं। शॉर्ट हैंड फॉर्म मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म, छोटे से छोटे रूप में लिखना, क्योंकि लिखना काफ़ी ज़्यादा लंबी प्रक्रिया हो जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं, वे सब्सटेंस जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं, वे सब्सटेंस जो अभिक्रिया में बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। जिनको नहीं मालूम, ये बिल्कुल मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज़ अभी जो इनके टच में नहीं थे वो उनको याद नहीं होगी, केवल उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। जिनको याद है वो इसे स्किप भी कर सकते हैं या वीडियो को थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ एरो के जो लेफ्ट साइड में होगा वो होगा हमेशा रिएक्टेंट और राइट साइड में होगा वो होगा प्रोडक्ट। अगर हमारी रिएक्शन जो है वो इररिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है, केवल आगे ही बढ़ती जाती है तो। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया और ये चीज़ आपको करनी है जो मैंने नीचे लिखी है। ठीक है, आपको बताना है कि सोडियम को जल में डालने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो ये अभिक्रिया में अभिकारक कौन होगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं आपको केवल 3 सेकंड दे रहा हूँ। देखिए आंसर, सोडियम को जल में डाला मतलब Na को मैंने जल में डाला। जल में डालने का मतलब मैंने अभिक्रिया किससे कराई, जल से कराई, और इससे बना NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ अभिकारक क्या होगा हमारे पास में, सोडियम और जल। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखिए, रासायनिक समीकरण जो भी होगी उसमें रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण बोल रहे जिसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो ये 5 परिवर्तन मेनली देखने को मिल सकते हैं। एक तो रंग का बदलना, गैस का बनना, है ना, गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, अभिक्रिया ठंडी हो सकती है या गर्म हो सकती है, अवक्षेप का बनना, और कभी कभी क्या होती है, भौतिक अवस्था भी बदल सकती है। तो मैं एक एक एग्जाम्पल लेकर के इसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए जंग लगना किसका उदाहरण है। तो देखिए जंग लगना, जंग लगी जैसे हमारे पास में आयरन की नेल थी। तो आयरन की नेल का जो कलर होता है वो होता है स्टार्टिंग में सिल्वर, उसके ऊपर जंग लगती है तो जंग लगने पर उसका कलर हो जाता है ब्राउन। तो ब्राउन कलर जो है वो उसके नए बने हुए कंपाउंड की वजह से, तो जो सिल्वर कलर था उससे ब्राउन कलर हुआ, तो इसका मतलब रंग में परिवर्तन हुआ। तो ये एक रंग परिवर्तन का उदाहरण है। गैस का निकलने का एग्जाम्पल दीजिए। गैस का निकलने का एग्जाम्पल ये तीसरा वाला, जिंक की HCl के साथ रिएक्शन। जब भी कभी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराई जाती है तो हमेशा उसके अंदर उपस्थित नेगेटिव से मेटल रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, ZnCl2 बनेगा और उसमें से गैस निकलेगी जिसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन गैस। तो ये हुआ हमारा गैस का निकलने का उदाहरण। नेक्स्ट आ गया तापमान में परिवर्तन का उदाहरण दो। तो यह जो 5वां एग्जाम्पल है एसिड का तनुकरण, बिल्कुल डाइल्यूशन ऑफ एसिड। जब हम लोग किसी भी अम्ल को डाइल्यूट करते हैं, तनुकृत करते हैं, तो वो पात्र जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये है तापमान में परिवर्तन का उदाहरण। अवक्षेप का बनना, ये इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है बिल्कुल आपसे, है ना। अवक्षेप का बनना, तो इसमें देखिए लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड Ki से। तो पोटेशियम आयोडाइड Ki से अभिक्रिया कराओ तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन। लेड तो आयोडीन को ले लेगा PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट को ले लेगा KNO3, है ना। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ अपने को याद रखना है कि लेड आयोडाइड बनने की वजह से द्विविस्थापन हुआ, है ना। तो लेड ने आयोडीन को ले लिया, इसकी वजह से कौन सा कलर आता है, येलो कलर। तो यहाँ येलो कलर आया
तो इसका मतलब अवक्षेप बना, ये अवक्षेप का बनना इसका उदाहरण है। नेक्स्ट हो गया कभी कभी भौतिक अवस्था भी बदलती है, अवस्था बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है ना। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना है ना, अवस्था नहीं बदलने का उदाहरण है। इस तरह से कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें अवस्था बदल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक समीकरण दो प्रकार की हो सकती है, शाब्दिक और सांकेतिक, है ना। शाब्दिक रासायनिक समीकरण जो है वो किस में लिखी जाएगी, शब्दों में लिखी जाएगी। इसका उदाहरण मैंने अभी यहाँ ऊपर लिया। यहाँ देखिए आप जो इस अभिक्रिया को देख रहे हैं, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया, ये मैग्नीशियम की जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है ये एक शाब्दिक रूप में लिखी हुई है, क्योंकि मैंने सब कुछ शब्दों में लिखा है इसीलिए, है ना। और अशाब्दिक या सांकेतिक, है ना, अशाब्दिक और सांकेतिक देखते हैं हम लोग। अशाब्दिक और सांकेतिक अभिक्रिया में वो अभिक्रिया जिसके अंदर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, संकेतों का प्रयोग करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सांकेतिक रासायनिक अभिक्रिया। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है संकेतों का याद होना। संकेतों का याद होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, आपको एक तो धनायन और ऋणायन याद होने चाहिए, दूसरी बात एलिमेंट्स के सिंबल याद होने चाहिए, तीसरी बात आपको मॉलिक्यूल्स याद होने चाहिए। ये सारी चीज़ें, अणु वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में दे रखी हैं। आप जाइए सारे वीडियोस देखिए, शुरू से देखिए। और एग्ज़ाम पास आ गया है दोस्तों, ये लॉकडाउन खुलने के बाद में अनाउंस हो जाएगी डेट, और आप तैयारी करते रहिए, सारे वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए। मैं लास्ट तक आपको पढ़ाता रहूँगा, सारे सब्जेक्ट मैं कवर करूँगा, बस आपको पढ़ते रहना है लगातार, ठीक है। तो अब यौगिकों का जो रासायनिक सूत्र है, मैंने सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उससे सारे वीडियोस टच कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखिए यौगिकों के रासायनिक व उनके नाम। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग NaOH की। दोस्तों NaOH को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। कॉस्टिक सोडा के बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसका नाम है, क्योंकि ये सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर के बना हुआ है। इसके अंदर है सोडियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, या इसका नाम है कॉस्टिक सोडा, है ना, कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट बात करते हैं Na2CO3.10H2। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि भाई किसके अंदर क्रिस्टलाइन जल है। ये पीछे जो लगा होता है ना, क्रिस्टलीय जल होता है, इसको हम लोग क्रिस्टलीय जल कहते हैं, ये क्रिस्टलीय जल होता है। Na2CO3 ये धावन सोडा है ना, कपड़े धोने का सोडा। इसका प्रयोग किया जाता है वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए, मतलब पानी की जो कठोरता है उसको कम करने के लिए धोबी कपड़े धोते समय उसके अंदर ये सोडा डालते हैं, ठीक है। NaHCO3 से, अच्छा दूसरे नंबर को Na2CO3 को हम लोग बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद देखिए थर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बोलेंगे बेकिंग सोडा। खाने के अंदर खमीर उठाने के काम में आता है बेकिंग सोडा, ठीक है। पर जो हम लोग रेगुलर यूज़ लेते हैं वो लेते हैं बेकिंग पाउडर, जो कि बेकिंग सोडा के साथ में टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, वो होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस आप ध्यान रखें। NaCl सोडियम क्लोराइड। अच्छा तीसरे नंबर का नाम था सोडियम बाइकार्बोनेट, ये था सोडियम क्लोराइड, है ना। पांचवा है NaCl प्लस वाटर। NaCl प्लस वाटर को ब्राइन विलियन भी कहा जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर Na2SO4.10H2O। Na2SO4.10H2O को बोलते हैं ग्लोबर सॉल्ट, याद रखना इसे, Na2SO4.10H2O ग्लोबर सॉल्ट। सातवां देखिए NaNO3 को हम लोग बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है। आठवां देखिए, आठवां है हाइपो, Na2S2O3.5H2O, हाइपो का सॉल्यूशन, हाइपो इंपॉर्टेंट है, Na2S2O3.5H2O। नाइन्थ है Na2B4O7, ये है बोरेक्स मन का परीक्षण, याद होना चाहिए आपको 9 तक, ठीक है। एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ। NaOH को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। सेकंड है वॉशिंग सोडा, तीसरा है बेकिंग सोडा, NaCl सॉल्ट, NaCl प्लस वाटर ब्राइन विलियन, Na2SO4.10H2O ग्लोबर सॉल्ट। सेवन्थ है NaNO3 को क्या बोल रहे हैं हम लोग, चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट है ना, चिली सॉल्ट पीटर। फिर आ गया कौन सा, हाइपो, और नाइन्थ कौन सा हो गया, बोरेक्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट 10th देखिए आप, 10th Na3PO3 होल 6, ये है काल्गन
कालगन, कालगन किस काम में आता है? कालगन आता है पानी की तनु तो हार्डनेस को दूर करने के लिए। उसके बाद देखिए 11th MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस क्या काम आता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा हुआ है, ये कई एग्जाम्स में पूछते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये पूछा हुआ है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब अगला क्वेश्चन आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशिया है MgO। MgO वो ही वाइट कलर का वो चूरा है जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से बना था। MgO ये है मैग्नीशिया, ठीक है। अब ये MgOH होल ट्वाइस MgCO3.3H2O ये क्या है? ये है तुम्हारा इनो। ये पीते हो तुम जब तुम्हारे एसिडिटी होती है, ये एसिडिटी रिमूव करने के लिए एंटी एसिडिक सब्सटेंस है, एंटी एसिड है ये। क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट 3H2O एंटी एसिड है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए 14th कैल्शियम ऑक्साइड चूना, कैल्शियम ऑक्साइड चूना ये है चूना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? चूना। चूने को पानी में डाल दो, तो चूने को पानी में डालने पर पानी भी ऐड हो जाएगा उसमें, तो बनेगा CaOH होल ट्वाइस। ये हो गया चूने का पानी, चूने का पानी। चूने का पानी को हम लोग और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? लाइम वाटर इंग्लिश में, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आप CaSO4.2H2O ये क्या है? जिप्सम। ये है जिप्सम, ये है जिप्सम। जिप्सम को गर्म किया, 1.5H2O हट गया, ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या था? जिप्सम, ये था जिप्सम। जिप्सम में से 1.5H2O कम कर दिया, क्या बना? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के बाद में, कैल्शियम क्लोराइड के बाद कौन आ रहा है? CaOCl2। CaOCl2 क्या नाम से जाना जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों को रंगहीन करने के काम में आता है। कैल्शियम हाइड्राइड CH2, कैल्शियम हाइड्राइड किस काम में आता है? इसके एसिटिलीन बनाने के काम में आता है। एसिटिलीन गैस C2H2, एसिटिलीन गैस का क्या काम है? एसिटिलीन गैस काम आती है वेल्डिंग में। नेक्स्ट देखिए AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएजेंट है जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये 10th क्लास के अंदर इसकी इक्वेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है AlCl3, ठीक है। अभी तक का समझ में आ रहा हो तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, और आपको और समझ आ रहा हो और आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, वरना देखते रहिए हमेशा ये चैनल, है ना। नेक्स्ट देखिए केमनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट, सबको आता है ये चीज़। अब देखिए दो तोते हैं, एक तो हरा तोता, ये है हरा तोता, क्यों? क्योंकि इसका हरा रंग होता है। तोता SO4 के लिए यूज़ लिया जाता है, हरा तोता, हरा तोता। हरा तोता के बाद में आएगा CuSO4.5H2O नीला तोता, नीला तोता क्योंकि नीला रंग का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि हरे तोते में कितने क्रिस्टलाइन वाटर होते हैं? 7, और ये नीले तोते में कितने होते हैं? 5, ये याद रखना है। FeS फूल्स गोल्ड फेरस सल्फाइड, फूल्स गोल्ड मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना, FeS मूर्खों का सोना, ये याद रखना है, मूर्खों का सोना। नेक्स्ट देखिए ये है मोहर लवण, मोहर लवण, मोहर लवण का नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट, SO4 के लिए सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, याद रखना मोहर लवण। नेक्स्ट आ गया H2SO4 गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल, H2SO4 गंधक का अम्ल, याद रखिए गंधक का अम्ल। नेक्स्ट देखिए HCl नमक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 गतिस्वा, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद देखिए एसिटिक अम्ल CH3COH, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। 33वां देखिए फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल किस में होता है? लाल चींटियों में होता है फॉर्मिक अम्ल। फिर देखिए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? टमाटर में, COH ऑक्जेलिक अम्ल। 35वां है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं हम लोग अमोनिया
जल अमोनिया को पानी में डालने पर बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अमोनिएटेड वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर आ गया CH4 मीथेन, CH4 मीथेन। फिर आ गया हमारे पास में 37वां C2H6 इथेन। फिर आ गया C2H2, C2H2 क्या, एसिटिलीन गैस, वेल्डिंग में काम में ली जाती है। C2H5OH इथेनॉल, इथेनॉल एल्कोहल, इथेनॉल। फिर आ गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये है 40वां है जंग लोहे के ऊपर जो ब्राउन कलर की लेयर होती है उसका सूत्र होता है Fe2O3.XH2O, जंग लगना, लोहे पर जंग लगने का सूत्र है Fe2O3.XH2O। और जो कॉपर के ऊपर हरा पदार्थ जम जाता है उसका फॉर्मूला है CuCO3.CuOH, हरा कलर ग्रीन कलर का होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार पूछे हुए हैं। अगला है BHA एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, BHT की फुल फॉर्म, और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA की फुल फॉर्म है, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसलिए याद रखने हैं। यहाँ तक आपको समझ। अगला देखते हैं दोस्तों, रासायनिक समीकरणों के प्रकार। रासायनिक समीकरणों के 5 प्रकार हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रिडॉक्स अभिक्रिया। ये 5 हमारे पास प्रकार हैं। इसके अलावा हम लोग ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी तापमान के परिवर्तन के अकॉर्डिंग बांटते हैं। अब मैं एक एक को पहले बात कर लेता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, तो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा, A जो है वो B से मिलेगा और एक ही उत्पाद बनेगा C। एग्जाम्पल, मैंने हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो बना H2O, बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ही पदार्थ बना, इसीलिए ये है योगात्मक अभिक्रिया, योग हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब हो गया डिकम्पोज हो गया, टूट गया। जैसे मैंने NH3 को गर्म किया तो ये बन गया N2+H2, बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ये टूट गया, एक ही अभिकारक से एक से ज़्यादा उत्पाद बना, तो यह है वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CuSO4 में मैंने डाल दिया जिंक, तो ये बन जाएगा ZnSO4 + Cu। तो यहाँ जिंक ने क्या किया, इस कॉपर को हटा दिया तो विस्थापित कर दिया, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें A + B की रिएक्शन किसी C से कराई जाती है तो C A की जगह ले लेता है, Cb बन जाता है और A को बाहर निकाल देता है, ये है विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब विस्थापन 2 बार हो जाएगा। विस्थापन 2 बार कैसे होगा, विस्थापन 2 बार का उदाहरण दो। विस्थापन 2 बार कैसे होगा उसका उदाहरण दो। तो विस्थापन 2 बार कैसे होगा उसका उदाहरण हमने देखा था, वही लेड नाइट्रेट है ना, PbNO3 इसकी अभिक्रिया कराई थी पोटेशियम आयोडाइड से, तो हमारे पास बन गया था लेड आयोडाइड PbI2 + KNO3। तो यहाँ पे Pb ने आयोडीन के साथ रिएक्शन करी, लेड और इसने पोटेशियम ने नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करी, तो 2 बार विस्थापन हुआ, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं द्विविस्थापन। अगली आती है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एट ए टाइम एक साथ होते हैं, उसे बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, जिसके अंदर रिडॉक्स अभिक्रिया हमें देखने को मिल रही है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण देखें, जैसे मैंने हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो मेरे पास बना H2O। तो यहाँ हाइड्रोजन में तो जुड़ा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में जुड़ा हाइड्रोजन, तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना होता है ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना होता है रिडक्शन। तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा रिडॉक्स अभिक्रिया का। अगली बात करते हैं हम लोग इनके उदाहरण की, ये आपको देख करके करनी है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और याद रखनी की, जो हमारे पास में वियोजन अभिक्रिया है, यहाँ हमें तोड़ना है, तोड़ने के लिए तापमान देना पड़ेगा। तो तापमान देने के लिए हमारे पास में 3 चीज़ें होती है, एक तो होती है हीट, एक होती है सनलाइट और एक होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर
ताप की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है तो ये होगी तापीय वियोजन अभिक्रिया। सनलाइट में होगी तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, फोटो वियोजन अभिक्रिया, है ना। और तीसरी होगी इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिकल वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए आप लोग। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल, तो CaO प्लस H2O मिलकर के CaOH होल ट्वाइस बना रहा है। एक मैं कर रहा हूँ, बाकी 2-3 आप करिएगा। तो यहाँ मिलकर के बना रहा है, इसका मतलब ये हो गया क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण। दूसरा करना आप, तीसरा आप करना। चौथे में आप देखो CaCO3 जो है वो हीट की उपस्थिति में टूट रहा है, तो ये किस तरह की अभिक्रिया है, तो तापीय वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये टूट रहा है। पाँचों छठा आप करिएगा। सातवां देखिए Fe जो है वो CuSO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है और इसका SO4 Fe लेकर के जा रहा है, इसका मतलब ये होगी विस्थापन अभिक्रिया। आठवां आप कर लीजिएगा। आगे देखिए, एक ये रिडॉक्स अभिक्रिया के 2 उदाहरण देख रखे हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का तो हुआ ऑक्सीकरण, और जो CuO है वो अपना ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए इसका हुआ अपचयन। तो ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इस तरह से नीचे वाले को आप समझ सकते हैं। लास्ट और फाइनल टॉपिक, ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी प्रक्रम जो होता है, ऊष्माशोषी में अभिक्रिया में ऊष्मा ली जाएगी। तो ली जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो है वो अभिकारक को मिलेगी। तो आप देखें यहाँ पे, यहाँ नीचे की तरफ उदाहरण देखिए जिसमें अभिकारक के साथ में हीट लिखा है, ये तो होगी एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी। और अगर आपके उत्पाद के साथ हीट लिखा है तो इसका मतलब अभिक्रिया से जो हीट है वो बाहर निकल रही है, ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखनी ये चीज़ कि हीट जो है वो अगर रिएक्टेंट की साइड हो तो वो होगा एंडोथर्मिक, और प्रोडक्ट की साइड हो तो वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ तक आप वीडियो को देखें। अब दोस्तों इस वीडियो को और ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और आगे और मैं हर 3 दिन के अंदर वीडियो डालता रहता हूँ। सारी वीडियोज़ आप देखते रहिए। एग्ज़ाम के एंड तक, एग्ज़ाम तक मैं ये वीडियो डालता रहूँगा। और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस भी और आगे आने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसे शेयर करते रहिए।